तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य हिंदी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, ये जो होगी ये प्रैक्टिस सेट होगी, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसका मतलब अगर एक प्रैक्टिस सेट ही आप लगा लेते हैं ना, तो आगे सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू टॉपिक्स लाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और आपकी तैयारी कंटिन्यूअसली बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएगी। ठीक है, आप आगे खुद ही देखेंगे कि किस प्रकार से मैं पहले एमसीक्यू देता हूँ, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स भी देता हूँ। आपकी आखिर तैयारी यहीं से पूरी हो जाए, आपको और कहीं भी जाना ना पड़े। तो चलिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा हिंदी अभ्यास प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे और सभी 20 प्रश्न 20 टॉपिक से होंगे। इसका मतलब आपके 20 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको कमेंट में लिखना है शानदार, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ताकि आपके कमेंट को देखकर मैं आगे की वीडियोस क्लासेस कंटिन्यू रखूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। और जैसे ही आप शेयर करते हैं ना, कमेंट बॉक्स में मुझे डन लिख दीजिए कीजिएगा, कि मैं समझ जाऊं कि हाँ, आपने थोड़ी तो मेहनत मेरे लिए भी की है। क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, इन द सेंस आपको भी कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ तो करना होगा, है ना। इतनी भी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। तो आपको शेयर करना है और शेयर करके मुझे डन लिखना है। और ऐसा नहीं है, मुझे पता चल जाता है कि कितनों ने शेयर किया। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो इसी काम का तो है। ठीक है, आप करते नहीं है मोस्टली लोग। चलिए, बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जूम कर लेता हूं। पहला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन है, ऑप्शन है पाताल, धरती, गगन या समीर। देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द, देखिए आप कमेंट बॉक्स पर मेरे साथ में आंसर करते जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी नहीं आपकी हो रही है। और जिन चीज़ों को समझाना होगा मैं उन्हीं चीज़ों को समझाऊंगा, और जिनको रटना होगा उनको तो रटना ही है आपको। ठीक है, तो देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर गगन होता है। ठीक है, तो गगन बोले या आकाश बोले एक ही है। चलिए, इसके बारे में और देखते हैं, आकाश के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं। इसे बोलते हैं नभ। और देखिए, ये जो व्योम है ये बार बार पूछा जाता है। एक तो आपको व्योम को रट लेना है, फिर अंबर तो पता ही है, आसमान भी पता ही है, साथ ही साथ इस अंतरिक्ष को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो व्योम और अंतरिक्ष इसका पर्यायवाची है आकाश का। ठीक है, ये याद रखना है। फिर देखते हैं पाताल। पाताल को क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं अधोलोक, दूसरा होता है रसातल। तो ये आपको याद रखना है, रसातल बार बार पूछा जाता है। ये सर्दी भी हो गई। चलिए, फिर आता है धरती। धरती का है पृथ्वी, भूमि, ये तो आपको पता ही है। फिर आते हैं वसुधा। वसुधा बोलते हैं साथ ही साथ धरा। देखिए, जिन चीजों को आप जानते हैं उनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नया है उनको जरूर समझिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते। तो पृथ्वी या वसुधा ये समानार्थी है, पर्यायवाची है ना। अब आते हैं समीर। समीर को क्या बोलते हैं, हवा, वायु, पवन या अनिल। देखिए, इस प्रकार से जब नाम में पूछा जाता है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अनिल या समीर एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा। राजा शब्द का सही विलोम शब्द जानना है आप। विलोम शब्द बताइए, अपोजिट क्या है। दिया है रानी, प्रजा, रंग या मंत्री। देखिए, आपने बार बार सुना होगा, राजा का क्या होता है, रंग। कहाँ वो राजा था, कहाँ अब रंग बन गया। तो इसलिए राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रंग होगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ में उत्तर देते जाइएगा, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, और कैसे कैसे अपोजिट मैं बताता हूँ। बहुत सारे अपोजिट वर्ड हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे स्लो से चालू करेंगे, इजी से चालू करेंगे और टफ की ओर जाएंगे। मोस्टली लोगों को कमेंट आने चालू हो जाता है, इस लेवल का नहीं, इस लेवल का नहीं, लेवल बढ़ाओ। अरे भैया, पहले सीढ़ियाँ तो चढ़ो। मेरे पास ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने वर्षों से पढ़ाई छोड़ रखी है, मुझे उनको भी साथ लेकर चलना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो लाभकारी होगा ही, लेकिन उनके लिए और ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि उनको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको समझ में आती नहीं है चीज़ें, इसका मतलब ये है उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ रखी है। उनके लिए मैं साथ में लेकर आ रहा हूँ। और देखिएगा ना,
इतना लेवल लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा ना, कूट वाले प्रश्न भी लाऊंगा, जोड़ी वाले भी प्रश्न लाऊंगा। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। चलिए, और विलोम शब्द देखें तो अच्छा का क्या होता है? बुरा। नया क्या होता है? पुराना। ऊपर का होता है नीचे। अंदर का बाहर। आना का जाना। जीत का हार। प्रश्न का उत्तर। ये तो सामान्य शब्द है, ये हर किसी को याद होते हैं। चलिए, गुण और भाव से संबंधित अपोजिट देखते हैं। तो देखिए, प्रेम का क्या होता है? घृणा। आशा निराशा। मित्र का क्या होगा? शत्रु। गुण का हो जाएगा अगुण। वीर कायर। ज्ञान का हो जाएगा अज्ञान। ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं जीवन। देखिए, अवस्था और स्थिति से संबंधित है ना, जो अवस्था है और स्थिति है उससे संबंधित विलोम शब्द मैंने पूरी क्लासीफाई कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए, जीवन का क्या होता है? मरण। जन्म का मृत्यु। लाभ का हानि। अंधकार का होता है प्रकाश। उदय, उदय का होता है अस्त। और स्वतंत्रता का क्या होता है? परतंत्रता। इसे आप याद रखेंगे, स्वतंत्रता का परतंत्रता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब उपसर्ग लगाकर बने विलोम शब्द, जैसे संभव। उपसर्ग मतलब शब्द के सामने में, तो देखिए अ लगा दिए तो असंभव बन गया, इसका विलोम बन गया। तो न्याय का क्या हो जाता है? अन्याय। मान का होता है अपमान, तो देखिए यहां पर अप उपसर्ग लगा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए। फिर आता है यश का अपयश। स्वदेश का क्या हो जाता है? विदेश। तो देखिए, इस प्रकार से इतने सारे विलोम शब्द मैंने एक ही एमसीक्यू में आपको करा दिए हैं। का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा कंटेंट कैसे होने वाला है। तो आगे की प्रैक्टिस सेट में हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और सारे की सारी चीजों को हम याद कर लेंगे। इतना ही काफी होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए लेवल हम बढ़ाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए, एक शब्द होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव, फिर होते हैं देशज और विदेशज। इस प्रकार से शब्दों के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आगे मैं सभी चीजों को बताऊंगा। तो हमको पूछा गया है तत्सम और तद्भव से। देखिए, अंग्रेजी जो है ना, अग्नि जो है ना, ये एक तत्सम शब्द है। तत्सम, तत्सम जो संस्कृत से आता है और जिन्हें वैसे के वैसा हम यूज करते हैं। तद्भव क्या होता है? जिनको हम थोड़ा सा बदल कर इसका प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा के अनुरूप इसका प्रयोग करते हैं, ये तद्भव हो गया। ठीक है, तो अग्नि का तद्भव रूप मतलब अग्नि को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में दिया है आग, ज्वाला, पावक और अनल। तो इस प्रकार के शब्दों को समझने के लिए ना बहुत ही आसानी से चीज होती है कि हम नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं। तो अग्नि को हम क्या बोलते हैं? कभी भी वो ज्वाला जल रही है, वो पावक जल रहा है, वो अनल जल रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं सीधा, वो देखो आग जल रही है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें है समझने वाली होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो तत्सम तद्भव मैंने बता दिया। क्या तत्सम होता है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग होते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य या दुग्ध, ये सभी क्या है? तत्सम है। अब इसको तद्भव में हम कैसे यूज करते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग में आते हैं, जैसे अग्नि को हम क्या बोले? आग बोल दिए। सूर्य को बोलते हैं सूरज। दुग्ध को बोलते हैं दूध, है ना, दूध वाला आया है। तो इस प्रकार से हम दुग्ध का प्रयोग ज्यादा नहीं करते, हम किसका करते हैं? दूध का प्रयोग। तो ये क्या है? तद्भव शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से हम देशज और विदेशज भी पढ़ेंगे। अब देखिए, और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसको आपको रट लेना है। अग्नि का क्या होता है? आग। सूर्य का सूरज, है ना, सूर्य से जो है तत्सम है और इसका तद्भव सूरज होगा। चंद्र का तद्भव क्या हो जाएगा? चांद, चांद बोलते हैं। दुग्ध का दूध। दधी, दही। तो देखिए, तद्भव से तत्सम भी पूछते हैं, तो देखिए दही का तत्सम क्या होगा? तो दधी होता है, ये भी आपको याद रखना है, दधी। ठीक है, घृत, घृत मतलब घी, घृत का हो जाएगा घी। कर्म, कर्म का क्या हो जाएगा? काम। ठीक है, ये तद्भव है। क्षेत्र, खेत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खेत क्या है? तत्सम होगी, तद्भव है। तो दोस्तों, जो खेत है ना वो तद्भव है, इसका क्या होता है? तत्सम क्षेत्र होता है। या तो क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? खेत आता है। ये दोनों उल्टा घुमाकर पूछा जाता है। फिर पत्र, पत्र का हो जाएगा पत्ता। निद्रा का हो जाएगा नींद। ठीक है, चलिए शरीर के अंगों से संबंधित हम देखते हैं, जैसे कर्ण, कर्ण का क्या हो जाएगा? कान। कर्ण संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं इसे।
और इसे ही हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, कान में। ठीक है, नासिका का नाक। तो उम्मीद है आप चीजों को समझ रहे होंगे। तद्भव कैसा होता है जिसे हम नॉर्मली बोलचाल में यूज करते हैं, है ना। हम नाक बोलते हैं, कान बोलते हैं, कर्ण या नासिका तो नहीं बोलते ना, ये संस्कृत के शब्द है। मुंह, मुंह क्या है, तद्भव, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मुख। जिह्वा, जिह्वा का क्या होता है, जीभ। दंत, दांत, और अक्षी, आंखें। बार बार पूछा जाता है। आंख का पर्यायवाची भी अक्षी है ना, अक्ष, नयन, चक्षु। तो अक्षी ये क्या है, तत्सम है, और आंख क्या है, तद्भव है। ठीक है, चलिए और गिनती और संख्याओं से देख लेते हैं। तो देखिए पंच, पंच का क्या होता है, पांच, पंच का पांच। सप्त का होता है 7, अष्ट का होता है 8, और शत का होता है 100। ये भी आपको याद रखना। इस प्रकार से मैंने क्लासीफाई कर दिया है ताकि आपको याद करने में, ठीक है, इन्हीं को याद कीजिए, बार बार इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा से प्रश्न है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी। ठीक है, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो देखिए ऐसी संज्ञा जिसको हम छू नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, हम महसूस करते हैं, वो आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसलिए ईमानदारी एक क्या है, एक भाव है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। देखिए इंग्लिश में भी मैंने इसे पढ़ाया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के बारे में मैंने बता दिया। तो इंग्लिश पढ़े या हिंदी पढ़े, दोनों के व्याकरण सेम ही होते हैं। ठीक है, चलिए भाववाचक संज्ञा को मैं और बता देता हूं कि वह संज्ञा जिसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। यह किसी के गुण को बताएगा, दोष को बताएगा, अवस्था या भाव का नाम। जैसे मैं बोलूं बचपन एक अवस्था है, मिठास ठीक है गुण है, बुढ़ापा अवस्था है, क्रोध भाव है ना, प्रेम, सुंदरता। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं। क्या इन सभी चीजों में से किसी को आप छोड़ सकते हैं? नहीं, ये केवल और केवल भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है। सर्वनाम से, तो वह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, सारे सर्वनाम को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर से 4 दिए हुए हैं। तो वह कौन सा है? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंध। ठीक है, तो बताइए वह कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों वह जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, निजवाचक में हम किसका यूज करते हैं? स्वयं का, निजता का। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न का पूछते हैं कि सामने वाले से प्रश्न करना है। संबंधवाचक मतलब किसी दूसरे से संबंध। तो देखिए ये तीनों तो नहीं होंगे, केवल और केवल यह कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे कैसे होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं सभी चीजों को बताता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 भागों में तीन भागों में। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? एक सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम, जिसमें हम स्वयं की बात करते हैं। फिर दूसरे में आता है मध्यम, हम सामने वाले की बात करते हैं। फिर एक होता है अन्य। ठीक है, आगे मैं आपको और डिटेलिंग में देता हूं नोट्स। ठीक है, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो देखिए बोलने वाले मैंने क्या बताया, 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 भागों में बांटेंगे। एक होता है उत्तम। तो देखिए उत्तम में क्या होता है? उत्तम में आएगा मैं और हम। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर हम मेरे से ज्यादा लोग अगर आपको लाइव पढ़ाते होते, है ना, तो भी क्या होते? हम आते। इसका मतलब हम क्या है? उत्तम पुरुष में आए। हम क्या है? उत्तर पुरुष में, हम या मैं। तो इंग्लिश में इसे ही क्या कहते हैं? आई या वी, आई या, तो आई भी क्या है? उत्तम पुरुष, वी भी उत्तम पुरुष। वही अब, अरे सॉरी अब क्या होगा? अब दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में वे व्यक्ति आते हैं जो सुनते हैं। जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्या होंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए यूज होते हैं तुम और आप। मैं बार बार या तो तुम बोलूंगा या तो आप से संबोधन करूंगा आप सभी को, है ना, या तो तुम बोलूंगा। तो ये सभी क्या है? मध्यम पुरुष में आते, तुम और आप, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो यू, यू, तो यू क्या है? मध्यम पुरुष। या किसी अन्य व्यक्ति, जैसे अन्य व्यक्ति ले ले, जैसे हम सभी मिलकर किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, तो वे क्या हो जाएंगे? वह या वे, ये हो जाएगा अन्य पुरुष।
ठीक है, जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ, वो यार वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़का मुझसे बदतमीजी करता है, इसका मतलब हम दोनों मिलकर, फिर आप भी कुछ बोलते हैं तो हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर आता है ही सी, कुछ भी, वह और दे, ही सी इट, है ना, या फिर दे, ये सभी क्या होंगे, अन्य पुरुष में आते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। तो वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं, वह जो है सबसे पहला तो पुरुषवाचक है, साथ ही साथ में ये कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, क्योंकि हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, वह उधर जा रहा है। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि वह उधर जा रहा है, इसलिए वो अन्य, हम दोनों की बात हो रही है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या है, मध्यम, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं, उत्तम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है, विशेषण से संबंधित है। ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनाम। देखिए यहाँ दोस्तों 4 लीटर दूध दिया गया है, 4 लीटर दूध, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किसके बारे में बता रहा है, मात्रा के बारे में बता रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है, कितनी है मात्रा, 4 लीटर। तो इसे क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब ही क्या होता है, मात्रा, ये आपको याद रखना है, परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, इसलिए 4 लीटर दूध क्या है, परिणामवाचक, परिमाणवाचक क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, परिमाणवाचक जो विशेषण किसी वस्तु के मात्रा या मापतोल को बताता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे एग्जांपल लिखे, 4 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, थोड़ा सा पानी या बहुत कपड़ा। ठीक है, ये सभी क्या है, पदार्थों की मात्रा का विश्लेषण कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है, क्रिया बताइए भाई, इंग्लिश में तो पढ़ते हैं, आज हिंदी में देखते हैं। तो देखिए यहाँ है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। देखिए बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे, आज तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम। तो देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर मोस्टली जो है सकर्मक और अकर्मक, यहाँ पर से डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको जानना है कि ये सकर्मक है या अकर्मक, द्विकर्मक के बारे में बताएंगे, प्रेरणार्थक, तो ये दोनों तो है नहीं, इसमें 2 कर्म है, पहले एक कर्म तो निकालो फिर 2 कर्म निकालोगे। प्रेरणा दे रही है क्या यहीं पर, कहीं भी प्रेरणा मिल रही है क्या हमको, नहीं, है ना, कहीं पर मोटिवेशन मिल रहा है, नहीं, तो ये दोनों तो नहीं है, हमको बस देखना है सकर्मक और अकर्मक। तो देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कर्म है कि नहीं, कर्म है कि नहीं, अगर ये आपको जानना है तो आपको क्या करना है, जो भी क्रिया है, जो भी क्रिया है, क्रिया क्या है यहाँ पर, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो जो उड़ना है, उड़ना ये क्या है, क्रिया है कि नहीं, उड़ना एक प्रकार की क्रिया है। अब इसके सामने में, जस्ट सामने में आपको क्या लगा देना है, या तो क्या, या तो किसको। अगर इसका प्रश्न आपको मिल रहा है, इसका मतलब उसमें कर्म है, और अगर इसका प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कर्म नहीं है। जैसे मैंने पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसके जगह में, आकाश के जगह में क्या लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, तो पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, क्या इसमें कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं। दूसरा, अब मैं आकाश की जगह में किसको लिख दिया, तो पक्षी किसको उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, किस में उड़ते हैं, चलिए ठीक है, किसको उड़ते हैं, तो किसको लगाना है आपको, किस में नहीं, किसको लगाना है। ठीक है, तो पक्षी किसको उड़ते हैं, तो यहां पर भी आपको उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहां पर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कर्म है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सकर्मक नहीं होगा। सकर्मक तब होता है जब हमको उसका उत्तर मिलता। आगे मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया को कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सीधा हमको क्लियर हो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, यहां पर कर्म की जरूरत हमको नहीं है। अब फिर देखते हैं क्रिया से पहले क्या या किसको, इन 2 वर्ड्स को आपको याद रख लेना है, यहीं से पूरे प्रश्न बनने वाले हैं। लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर ना मिले तो ये क्या होती है, अकर्मक क्रिया। जैसे क्या उड़ते हैं, तो पक्षी, देखिए हमने स्टार्टिंग में लगाया, हमने क्या लगाया, स्टार्टिंग में लगा दिया, अगर क्या, तो पक्षी को हटाकर क्या उड़ते हैं लगा दिया, क्या उड़ते हैं, तो हमारा उत्तर आ गया पक्षी। लेकिन पक्षी कर्म है कि कर्ता, तो दोस्तों पक्षी जो है ना ये कर्ता है, क्योंकि ये जो है
काम करता है, उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है, इसलिए कर्ता मिला हमको, कर्म नहीं मिला। इस बात को आपको समझना होगा, कर्म और कर्ता अलग अलग है, ठीक है। देखिए, और किसको उड़ते हैं जब मैंने पूछा तो इसका उत्तर हमको नहीं मिला, इसलिए हमने क्या लिया? अकर्मक लिया। सकर्मक, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे राम फल खाता है। देखिए, राम फल खाता है। अब यहां पर क्रिया क्या है? खाना, खाना क्रिया है। इसके पहले हम फल की जगह में क्या लिख देते हैं? क्या, या फिर किसको। दोनों से हमको प्रश्न पूछना, किसी एक में भी हमको आंसर मिलता है ना तो सही है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं राम क्या खाता है, तो हमारे पास क्या उत्तर है? राम फल खाता है। इसका मतलब उत्तर मिल रहा है। राम किसको खाता है? राम फल को खाता है। यहां पर से भी उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। चलिए उदाहरण देखते हैं। और पहला उदाहरण है वाक्य, बच्चा दूध पीता है। बताइए सकर्मक है क्या कर्मक? तो मैंने क्या कहा, जो क्रिया है, क्रिया पीना, उससे पहले हमको क्या या किसको लगाना है। तो बच्चा क्या पीता है, तो हमारा आंसर मिल रहा है बच्चा दूध पीता है। इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। देखिए, बच्चा दूध पी रहा है, उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक है। आगे देखते हैं, घोड़ा दौड़ता है। तो देखिए, क्रिया क्या है? दौड़ना। इसके पहले हमको क्या लगाना है? क्या या किसको। तो घोड़ा क्या दौड़ता है, कुछ आंसर मिला है। घोड़ा किसको दौड़ता है, कुछ आंसर मिला नहीं मिला। इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। लेकिन क्या दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है, तो हमको कर्ता के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन कर्म के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये पूरे एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लीजिए। फिर देखते हैं, सीता पत्र लिख रही थी। सीता पत्र लिख रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया है लिखना, लिखना क्रिया है। उसके पहले हमको क्या लगाना है? या तो क्या लगाना है या किसको। देखिए, पहले लगाइए क्या, तो सीता क्या लिख रही थी? सीता क्या लिख रही थी, इसका मतलब हमारा उत्तर आ जाएगा सीता पत्र लिख रही थी। इसलिए जो कर्म है, कर्म यहाँ पर क्या है? पत्र है ना। इसके पहले जो कर्म था यहाँ पर दूध है, तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कर्म क्या है? कर्म क्या है? तो यहाँ पर दूध था, और यहाँ पर हमने देखा कि ये यहाँ था पत्र था। जो प्रश्न आप पूछेंगे उसके बाद जो उत्तर मिलेगा वही हमारा कर्म होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में देखते हैं, वह हंसता है। वह हंसता है, तो हंसना क्रिया है। इसके पहले क्या या किसको लगाइए, क्या उत्तर मिलेगा? वह क्या हंसता है, वह किसको हंसता है। ये कोई उत्तर हमको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक। उम्मीद है इतने एग्जाम्पल के बाद आपको 100% चीजें समझ में आ गई होंगी। बार बार इनको आप देखिए, बार बार इनका प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए आगे देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार आप देखेंगे, जैसे परीक्षक में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? दिया है कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या काव्ययत्री। तो यहाँ पर जो है ना, इसको मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्शन वाले वर्ड्स पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब गलत लिख दी जाता है, उनको सही लिखिए। तो देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं कवयित्री। ये में बड़ी एक मात्रा, त्र में छोटी एक मात्रा, नहीं, ई में छोटी और त्री में बड़ी है, छोटी बड़ी में हो गया। देखिए, बी यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको आपको रट लेना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। शब्द शुद्धि में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कवयित्री हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए नियम है, और देखते हैं हम एग्जाम्पल से। अ या आ की जगह ई लगाकर भी हम क्या बताते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे लड़का, तो यहाँ पर आ है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ई लगा देंगे, तो लड़की बन गया। वैसे ही बेटा का बेटी, मामा का मामी, देव का देवी, दास का दासी। इस प्रकार से आप चीजों को याद रखिए। फिर देखते हैं, कंद शब्द के अंत में ई का लगाकर भी हम क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे लेखक है, तो लेखक का हो जाएगा लेखिका, गायक का हो जाएगा गायिका, बालक का हो जाएगा बालिका, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका, और नायक का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शब्द के अंत में त्री लगाकर भी हम क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नेता का क्या हो गया? नेत्री, याद रखना, इसको पूछा जाता है। अभिनेता का अभिनेत्री, दाता का दात्री, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवि का क्या हो जाता है? कवयित्री, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आंख शब्द का बहुवचन क्या होगा? प्लूरल निकालना है हमको, ठीक है। तो आंख शब्द का बहुवचन क्या होगा? दिया है आंखों, आंखें, आंखें या फिर आंखिया, ठीक है। तो देखिए आंख शब्द का जो बहुवचन होगा, ये देखिए इन दोनों में आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा बी और सी में। तो दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आंखें बोला जाता है, ठीक है। पढ़ने में ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, हिंदी में अ या आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? ए जोड़ा जाता है। इसमें अ और आ लास्ट में आ रहा है तो हटाकर क्या है, ए जोड़ा जाता है। कैसे? जैसे बात, इसका क्या हो जाएगा? बातें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, और शाखा, शाखाएं। इस प्रकार से ए लगाकर क्या बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत ही शानदार कारक से संबंधित प्रश्न है ये। इसको मैंने इंग्लिश में भी पढ़ाया है। अगर आपने इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को देखा होगा ना, तो आप इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। देखिए, और छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ाया है, ठीक है। देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? से, ये जो से है ना, ये कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक, ठीक है। तो बताइए, पेड़ से पत्ता गिरा, तो से कौन सा कारक है? तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा, जब भी अलगाव का भाव हो, किसी चीज से अलगाव का भाव हो, तो वहां पर हमेशा हमेशा क्या होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। जब भी आप अलगाव देखें तो वहां पर अपादान कारक होता है। इसका मतलब पेड़ से पत्ता गिर रहा है, इसका मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये कौन सा होगा? अपादान कारक। आपको और कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। 110% इसका सटीक आंसर अपादान कारक। आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कारक होते हैं और किस किस प्रकार से ये संबंधित होते हैं। देखिए, अपादान कारक क्या है? जब से का प्रयोग अलग होने या डर या तुलना करने के सीखने में अर्थ में हो। डरना, देखिए डरना कैसे हो? जैसे एग्जाम्पल में बोलूं, गंगा हिमालय से निकलती है, इसका मतलब जो गंगा है हिमालय से निकलकर अलग हो रही है ना, दूर हो रही है, मतलब अलग हो रही है, अलगाव का भाव है, इसलिए यहां पर क्या होगा? अपादान कारक। वहीं वह कुत्ते से डरता है, अब बताइए यहां पर डरना, तो यहां पर अलगाव का भाव क्या है? अलगाव का भाव है। अगर वो कुत्ते से डरता है तो क्या वो कुत्ते के पास जाएगा कि आए मेरा कुत्ता, कैसा है तू? नहीं ना, वो जाहिर सी बात है वो अलग होगा, वो दूर जाएगा वहां से। इसीलिए यहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। समझ में आया? चीजें इतनी आसानी से भी नहीं दिखती। अगर वह कुत्ते से डरता है, ये तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर अगर वो प्यार करता, चलिए बताइए, वह कुत्ते से प्यार करता तो यहां पर अपादान कारक होता क्या? नहीं। कुत्ते से प्यार करता है अगर आ गया तो अपादान कारक नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और मैं बता दूं कारक कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है कैसे। कर्ता ने, एक ट्रिक है, आपको याद रखना है, ऐसे ही बोलना है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान काय के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, और संबोधन हे अरे जी, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रख। तो कर्ता ने दिखा है, तो कर्ता का ने का मतलब क्या हो जाएगा? जो काम करता है उसके लिए। कर्म, कर्म किस पे होता है? जिस पे काम किया जा रहा है, जिस पे, वो क्या होता है? कर्म होता है। करण से, तो देखिए यहां पर भी से है और अपादान में भी सी होता है, लेकिन दोनों में मैंने डिफरेंस क्या बताया? अपादान क्या बताता है? अलगाववाद को बताता है, जबकि जो करण है, करण वो क्या बताएगा? साधन को दृष्टि से बताएगा। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, इसका मतलब है वहां पर करण कारक है, ठीक है। पेन से ढक्कन अलग हो गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अलग वाला भाद है, तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक होगा। इन चीजों को आपको समझना है, बहुत ही ईजी होती है इन चीजें। फिर आती है संबंध का के की। अगर हम संबंध की बात करें, जैसे अन्य पदों से संबंध की बात करें, तो यह संबंध कारक होता है। अधिकरण में या पर, अगर किसी चीज में आ रहा है चीजें, तो वहां क्या होता है? अधिकरण। क्रिया के आधार पर हम लेते हैं। संबोधन कारक, किसी को पुकारना है ना, और बुलाना, अरे अजी ऐसे बोलते हैं ना, तो ये क्या है? संबोधन। ये सभी चीजें मैंने बता रखी हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और उसका नया अर्थ देते हैं।
ठीक उसी प्रकार प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं और उसका नया अर्थ देते हैं। देखिए यहाँ अधिकार शब्द है तो इसमें उपसर्ग क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है अधि, अधि, ठीक है। तो अधि अधनकार, तो ये क्या बन गया, अधिकार, इसलिए उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर अधि होगा। चलिए आगे देखते हैं। अधि उपसर्ग से बने अन्य शब्द देखें तो अध्यक्ष, देखिए इसे हम कैसे तोड़ेंगे, अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष, ये क्या बन गया, अध्यक्ष, ठीक है। वहीं अधिधन नियम और अधिधन पति, ये बार बार पूछता है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिधन अक्ष आपको याद रखना है, तो अधि उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है। विद्यालय तो विद्याधनालय, विद्याधनालय, विद्याधनलय या विद्याधन लय, तो मोस्टली लोगों को ये पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे, विद्यालय का सही संधि विच्छेद तो जाएगा विद्याधन आलय। तो ये कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये जो है ना दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो ये स्वर संधि का प्रकार पूछा जाता है, ये कौन सी संधि है, ये है दीर्घ संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विद्या है तो मतलब आ है, वहीं पर यहाँ पर भी सामने में आ है, और आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी आ ही बनाते हैं, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, जब दो समान स्वर जैसे आ या ई आदि मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं, और यहाँ आ का क्या हुआ है, आ हुआ है, ये मैंने बता दिया। देखिए जैसे यहाँ पर दीर्घ को देखिए, अधन अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, मतलब दीर्घ स्वर। अ और आ मिलकर भी आ बनाएगा, आ और अ मिलकर भी आ ही बनाएगा, आ और आ मिलकर ही आ ही बनाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। जैसे ई और ई छोटे ही बनकर बड़ा ही बनाएगा, वहीं छोटे ही बड़ी ही मिल जाएगा तो बड़ी ही बनाएगा, बड़े ही और छोटी ही मिल जाएगा तो बड़ी ही बनाएगा, बड़ी बनेगा तो बड़ी ई ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको दीर्घ स्वर संधि पहचानना है, इसका मतलब यहाँ पर आ दिखेगा आपको, बड़े ई दिखेगा, मतलब बड़ी मात्रा आपको दिखेगी दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। वहीं उधन ऊ मिलकर क्या बनेंगे, ऊ और ऊ मिलकर ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर ऊ, तो इस प्रकार से। वहीं री और री मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, री ही बनाएंगे, आपको ये याद रखना है। तो दीर्घ स्वर संधि में आपको मात्राओं को देखना है, अगर बड़े की मात्रा है तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, दीर्घ स्वर। जैसे धर्म धन अर्थ, देखिए और एग्जाम्पल है हेम धन आलय, तो यहाँ पर म में क्या है, यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है, आ है, तो अ धन आ मिलकर क्या बना, माँ, आ बना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि। पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय, तो यहाँ पर अ है, धन आ, अ धन आ मिलकर क्या बन गया, आ, तो पुस्तकालय बन गया। वहीं यहाँ पर क्या है, धर्म और अर्थ, धर्म धन अर्थ, तो धर्म में क्या है, ये अ है और यहाँ पर भी अ है, तो अ और अ मिलकर आ बना देते हैं, तो देखिए धर्मार्थ हो गया, इसलिए क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक उसी प्रकार स्वधन अर्थी, स्वार्थी होगा, मत धन अनुसार, मतानुसार होगा, देवधन अर्चन, देवार्चन होगा। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, ताकि संधि विच्छेद से प्रश्न आते हैं। धर्मार्थ का संधि विच्छेद कीजिए, ये प्रश्न बनता है, तो धर्म धन अर्थ इस प्रकार से करना है। तो अर्थी का क्या होगा, स्वधन अर्थी, इसको इसलिए बार बार आपको बस पढ़ना है। मत धन अनुसार, मतानुसार, वेद धन अंत, तो वेदांत हो जाएगा। परम धन अर्थ, परमार्थ। धर्म अधर्म, धर्माधर्म, ये क्वेश्चन बनता है। धर्माधर्म का संधि विच्छेद कीजिए, साथ ही साथ बताइए कौन सा संधि है। धर्माधर्म का संधि विच्छेद हो गया धर्म और अधर्म, और ये संधि कौन सी है, तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता पिता में कौन सा समास है, ये बताइए समास कौन सा है। तो देखिए माता और पिता यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन में है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पर एक शानदार चीज आपको ये देखने को मिलेगी, जब भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिला और ऑप्शन में आपको द्वंद्व समास देखने को मिला, मतलब सबसे पहले आपको द्वंद्व समास को चेक करना। तो देखिए योजक चिन्ह ये होता है जहां पर दो शब्दों को जोड़ा जाता है, ये योजक चिन्ह है। ये इसकी पहचान ही है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता ही है, ठीक है। तो द्वंद्व समास है, और साथ ही साथ इसकी खास बात यह होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब यहाँ पर दो पद आपको दिखे और दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब उसकी अलग ही महत्ता होती है, दोनों के प्रधान होते हैं, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। मोस्टली आपको अपोजिट दिखेंगे, जैसे माता का अपोजिट क्या हो जाएगा, पिता,
ठीक है, दिन का हो जाएगा रात। इस प्रकार से क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, साथ ही साथ योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये जो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसीलिए यहाँ पर माता और पिता कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द्वंद्व समास इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और या अथवा जैसे शब्दों का लोप होता है। ठीक है, अक्सर बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा होता है, ये मैंने बताया है। ठीक है, जैसे देखिए भाई बहन, तो भाई बहन एक दूसरे के अपोजिट है, भाई और बहन। दिन रात, कहाँ दिन और कहाँ रात, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और बीच में योजक चिन्ह लगा है। सुख और दुख एक दूसरे के विलोम है, तो एक दूसरे का विलोम आपको याद रखना है और साथ ही साथ योजक चिन्ह। आपका आंसर यूं ही आएगा। ठीक है, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे दाल और रोटी, योजक चिन्ह लगाए। खरा और खोटा, पाप और पुण्य, अपोजिट है ना, भाई का बहन। ठंडा और गर्म, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ। धर्माधर्म, ये कौन सा है, ये भी है। खाना पीना, ठीक है, धर्माधर्म भी कौन सा समास है, कौन सा है, द्वंद्व ही होगा ना, धर्म और अधर्म एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट आपको याद रखना है। फिर रुपया का पैसा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण मैंने दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इसलिए मैंने लेकर आया है, मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है। आशीर्वाद, 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 आखिर आखिर आशीर्वाद को लिखते कैसे हैं? तो देखिए यहाँ पर जो रेफ है ना, रेफ, ये र और ये र, इसी में मोस्टली कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये आखिर ये र लगेगा कहाँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो रेफ है र, ये कब लगता है, जैसे आप पढ़ रहे आशीर्वाद, मतलब आप जो वर्ण पे वो उच्चारण हो रहा है उसके अगले आने वाले वर्ण पर ये क्या लगता है, मात्रा लगाई जाती है। जैसे आशीर्वाद, तो स के बाद र आया, उसके बाद व आया, तो व के बाद व में आप क्या लगाएंगे, र लगाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो रेफ है वो व में लगेगा, क्योंकि आशीर्वाद स के बाद में र का उच्चारण हो रहा है, तो र के बाद वाला वर्ड कौन सा है, व, इसलिए व के बाद क्या लगा है, रेफ लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो र की मात्रा रेफ का उच्चारण जिस वर्ण के पहले होता है उस वर्ण के बाद क्या है, वाले वर्ण पर ये लगा जाता है, जैसे कि व में हुआ है। आशीर्वाद स के बाद र का उच्चारण हुआ है, इसलिए क्या है, व पर लगा है, मैंने बता दिया है। अन्य शुद्ध शब्द भी देखें, आशीर्वाद को आपको रट लेना है ना, ये बार बार क्वेश्चन बनते हैं। एक है उज्जवल, ठीक है, ये किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपको देख लेना, उ आधा ज फिर वल, ठीक है, दोनों आधा है। फिर ये कवियत्री बार बार पूछा जाता है। एक होता है श्रृंगार, ये पूछा जाता है। साथ ही साथ अनुग्रहित, ये भी पूछा जाता है, अनुग्रहित, बार बार ये वर्ण, ठीक है, रिपीटेड होते हैं। ठीक है, इसको बार बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे को घर जाना है, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा, बहुत ईजी है, मेरे को घर जाना है। कभी भी हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे को घर जाना है, ये शुद्ध नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है, मैं घर जाना है, मुझको घर जाना है, मुझे घर जाना है, या मेरे घर जाना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुझे घर जाना है, ना कि मुझको, तो इसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे घर जाना है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम का सही प्रयोग महत्वपूर्ण है। मेरे को, तेरे को जैसा प्रयोग कहीं भी नहीं होता। ठीक है, कहीं भी मेरे को, तेरे को ऐसा दिखा ना, वैसे हम तो यूज कर लेते हैं बोलचाल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरे को, तेरे को, इस वर्ड का यूज किया ही नहीं जाता। तो देखिए, जैसे मेरे को पानी पीना है, ये शुद्ध है क्या, नहीं। मुझे पानी पीना है, ये करेक्ट होगा। तेरे को क्या चाहिए, ये भी अशुद्ध है। तो तुझे क्या चाहिए या तुम्हें क्या चाहिए, ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों का तारा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, मुहावरा से संबंधित प्रश्न है। आंखों का तारा होना, ऑप्शन में दिया है आंखों में तारा होना, बहुत सुंदर होना, बहुत प्रिय होना, या आंखों से दूर होना। तो देखिए, आंखों का तारा होना, बार बार आपने सुना होगा कि वो मेरे आंखों का तारा है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा मुझे प्रिय है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बहुत ही ज्यादा प्रिय होना, आंखों का तारा होना। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे ईद का चांद होना, तो आपने बार बार सुना होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ईद का, कहाँ गया यार तू, बहुत ही ईद का चांद हो गया तू, ऐसे बोलते हैं ना, इसका मतलब तुमने बहुत बार, बहुत दिन बाद अपने दर्शन दिए हैं, मतलब आप बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, घी के दिए जलाना बहुत ही शानदार है, तो घी के दिए जलाना इसका मतलब है खुशी मनाना, बहुत ही ज्यादा खुश होना, आज यार घी का दिया जलाऊंगा।
अंधे की लाठी, अंधे की लाठी बार बार पूछा जाता है, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा है। मेरा बेटा ही मेरा बेटा ही अंधे की लाठी के समान है ना, मतलब वो मेरा सिर्फ एकमात्र सहारा है, मतलब वह अंधे की लाठी है, ऐसा बोला जा सकता है, वो एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट देखें, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द, देखिए अनेक वह शब्दों के एक शब्द आपको यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ज्ञानी, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या बुद्धिमान। देखिए दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। और आगे देखें, ज्ञान और बुद्धि से संबंधित हम अनेक शब्दों के एक शब्द देखेंगे, जैसे जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अक्षर। जो दूर की सोचता हो उसे बोलते हैं दूरदर्शी। जिसकी बुद्धि तेज हो उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। याद कर लीजिएगा, जिसकी बुद्धि तेज हो उसे क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि। अब ईश्वर और धर्म से संबंधित हम देखें, तो जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो वो नास्तिक। बोलते हैं ना, वो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक है वो, है ना। फिर जिसका कोई आकार ना हो वो होता है निराकार, ईश्वर। ठीक है। जीवन और मृत्यु से संबंधित देखें, तो जो कभी ना मरे वो होता है अमर। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? नवजात। नवजात शिशु बोलते हैं ना। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे बोलते हैं क्षणभंगुर। ठीक है। आगे देखते हैं उपकार और व्यवहार से संबंधित, जैसे किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो उसका क्या होता है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द भी क्या होगा? कृतज्ञ होगा। ये भी आपको याद रखना है। फिर है जो दूसरों का भला करे परोपकारी कहलाता है, वो परोपकारी बोलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखें, जहां पहुंचना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। वो दुर्गम स्थान में बोलते हैं ना। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। अजेय। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। इसलिए प्रत्यक्ष का विलोम शब्द भी क्या हो जाएगा? परोक्ष। ये आपको याद रखना है। मांस खाने वाला को मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला को शाकाहारी। तो मांसाहारी का विलोम भी शाकाहारी होता है। जो कानून के विरुद्ध हो वो होता है अवैध। अवैध काम मत करो बोलते हैं ना। जो एक वर्ष में एक बार हो इसे क्या कहते हैं? वार्षिक। इस प्रकार से अनेक शब्दों के एक शब्द भी मैंने बहुत अच्छे खासे बता दिए, और हर प्रैक्टिस सेट में हम नए नए यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसका मतलब हर प्रैक्टिस सेट में आपकी प्रैक्टिस यूं ही हो जाएगी, आपको कहीं भी और बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और कमेंट भी लिखना होगा, यस हमें आगे भी चाहिए, तभी मैं कंटिन्यू रखूँगा। वीडियो पसंद आए तो शानदार लिखिए, जैसे ही आप शेयर करते हैं तो डन करके लिखिए, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपने शेयर किया है, मेहनत आपने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये जो डाउट वाले प्रश्न है ना, मैं जरूर लेकर आता हूँ। ऑप्शन में है 10, 11, 12 और 13। तो देखिए दोस्तों, मोस्टली लोगों को हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या में क्या है, 11 और 13 में ही कंफ्यूजन होता है। फिर 11 है या 13? तो देखिए यहाँ पर जब भी इस प्रकार से 11 और 13 के जो वर्ण हैं ऑप्शन में दिए जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, दावा पत्ती का बहुत ज़्यादा क्या होता है? संभावना होती है। क्योंकि अगर हम 11 लेते हैं तो जो अयोगवाह वर्ण है, कौन कौन से? अम और आह, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, तब हम क्या काउंट करते हैं? 11। ठीक है। क्योंकि ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इसलिए हम मोस्टली क्या लेते हैं? 11। लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर, इसको साथ में लेकर इसका आंसर 13 दिया जाता है। तो देखिए दोनों प्रकार के आपको आंसर होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर है। यदि आपको 11 ऑप्शन दिया तो आप 11 मारेंगे, 13 ऑप्शन दिया तो 13 मारेंगे। अगर दोनों ही दिया तो यहाँ पर विवाद की स्थिति आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो होता है वो 11 होता है, क्योंकि अम और आह अयोगवाह वर्ण में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ आ, ई उ री, ए ओ औ। और फिर जो अम जो है इसे अनुस्वार कहते हैं, और अह इसे जो कहते हैं विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही पूरी तरह व्यंजन है। इसलिए हमने क्या लिया है? 11 लिया है। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, राम पढ़ता है, आपको क्या दिख रहा है? ये बहुत ही सरलतम रूप से बोल दिया गया है कि राम पढ़ता है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, एक करता है और एक ही कार्य है। तो यहाँ क्या है, सरल वाक्य होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। संयुक्त में क्या होता है? जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं कंजक्शन के थ्रू, जैसे एंड और, है ना, और के जगह में और लिख दिए, लेकिन जोड़ दिए, यहाँ पर दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो संयुक्त है। मिश्र में जहां पर एक वाक्य दूसरे इस पर आश्रित होता है, ये क्या होता है? मिश्र वाक्य। चलिए आगे मैं बताता हूं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया हो। देखिए, एक ही कर्ता है राम और एक ही क्रिया है पढ़ना, यहाँ पर क्या है, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य को आपस में जोड़ा जाता है और इसमें और लेकिन की सहायता ली जाती है, जैसे इसलिए भी, है ना। तो इन योजक चिन्हों से जुड़े हों तो ये क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो बस आप और हटा दो, आपको दो नए वाक्य मिल जाएंगे। कौन सा? राम पढ़ता है, श्याम खेलता है। दोनों अलग अलग चीज, दोनों का मान्य अलग है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मुख्य वाक्य और उस पर एक आश्रित होता है ना, एक या एक से अधिक उपवाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही बारिश हुई मोर नाचने लगा, इसका मतलब बारिश और मोर का कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे ही बारिश होती है मोर नाचने लग जाता है, इसका मतलब दोनों का एक दूसरे से संबंध है, इसलिए क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लास्ट देखते हैं, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ऑप्शन है देशज, विशेषज, तत्सम या संकर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों से नहीं बनता। तो दोस्तों, रेलगाड़ी जो है ना, देखिए यहां पर अगर हम इसे अलग करें, रेल और गाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है, जो गाड़ी है ना देशज शब्द है। तो इस प्रकार से ये जो है ना, दो अलग अलग भाषाओं से, दो अलग अलग देशों से बने हैं, तो इसीलिए क्या है? संकर शब्द कहलाते हैं। तो संकर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ संकर। ठीक है, जैसे संकर शब्द क्या है? दो शब्द, जब जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। देखिए, रेल जो है अंग्रेजी से, गाड़ी जो है हिंदी से बना। ठीक है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग भाषाओं से मिले हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? संकर बोला गया है। और उदाहरण देखिए, जैसे टिकट घर, टिकट को अलग कीजिए तो टिकट हो जाएगा अंग्रेजी में और घर हो जाएगा हिंदी में। जांच करता, तो जांच हो जाएगा हिंदी का भाषा है और कर्ता जो है संस्कृत का भाषा है, और दोनों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये संकर शब्द है। अब देखिए, अलग अलग भाषा से भी संकर शब्द बनते हैं, तो आज हम देखेंगे हिंदी और फारसी से मिले शब्द। ये पूछा जाता है कि ये कौन सा संकर है? हिंदी फारसी, हिंदी उर्दू, हिंदी अरबी, इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी और फारसी का अगर मैं देखूं, तो घड़ी धन साज, तो घड़ी साज बन गया, जिसमें घड़ी है हिंदी और साज जो है फारसी, तो ये बन गया घड़ी साज। घोड़ा धन सवार, तो ये बन गया घुड़सवार, तो सवार फारसी है, ये आपको याद रखना है। चाल धन बाज, तो देखिए बाज यहाँ पर फारसी है, तो क्या बन गया? चालबाज। मच्छर प्लस दान, तो ये दान जो है फारसी है, तो मच्छरदानी बन गया। राज प्लस महल, तो देखिए महल फारसी है, तो राजमहल हो गया। मोमबत्ती, तो बत्ती जो है ये क्या है? फारसी है, इसलिए ये मोमबत्ती बन गया। तीन माही, तो माही क्या है? फारसी है, तो ये बन गया तिमाही। इस प्रकार से आपको कौन से शब्द फारसी है ये भी पूछा जाता है। साज, सवार, बाज, दान, महल, बत्ती और माही, ये सभी फारसी शब्द है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक ही प्रैक्टिस सेट में हमने पूरे के पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। इतने से ही आपके प्रश्न अभी बनने वाले हैं। वार्ड आया वार्ड बॉय की भर्ती के लिए, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे और सारी की सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर करेंगे तो डन जरूर लिखेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि किसने किसने डन किया। ऐसे में नाम तो पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं नाम देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ कहीं ना कहीं ऐसे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।